सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अगेन ए न्यू वीडियो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में। साथ में दोस्तों हम पढ़ेंगे कि क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किस प्रकार से की गई है वो। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो चैप्टर नंबर हम सेकंड पढ़ रहे थे, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और इसका ये है 16वां वीडियो, लेक्चर नंबर 16। इसमें हम पढ़ते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो। दोस्तों हालांकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो एक अलग से टॉपिक है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि अगर आपने विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है वो अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लीज़ जाके उस वीडियो को या देखिए, पढ़िए पहले उसको, इसके बाद में इस वीडियो को समझना ध्यान से। देखिए ध्यान दोस्तों, अगर हम बात करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की, तो एक बंदा था जिसका नाम था हर्ट्ज। उन्होंने सन 1887 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक था, उसने इस चीज़ को देखा था सबसे पहले। तो सन 1887 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने इस चीज़ को क्या किया था, देखा था। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या चीज़ होती है उसके बारे में एक प्रयोग किया था, प्रैक्टिकल किया था। वो प्रयोग क्या होता है वो समझते हैं। इससे पहले आप लोग इतना समझिए दोस्तों कि अगर किसी धातु के ऊपर, मान लेते हैं ये धातु का एक टुकड़ा है, इसके ऊपर यदि कोई प्रकाश इसके ऊपर गिरता है तो इस धातु के टुकड़े में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और इस घटना को हम बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बट दोस्तों अगर इस चीज़ को अगर समझने की कोशिश करें तो हर एक धातु में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है प्रकाश गिरने से, तो धातु होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, ऐसा होता है। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता, आपको पता है। तो दोस्तों इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करते हैं, वो चीज़ है दोस्तों कि एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश। ध्यान रखना इस चीज़ को, एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश। तो निश्चित आवृत्ति होती है इसका प्रकाश, अगर किसी धातु के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं, और उस धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और अलग अलग धातुओं की अलग अलग दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो एक आवृत्ति का प्रकाश चाहिए, निश्चित आवृत्ति का प्रकाश चाहिए, वो अलग अलग होता है। उसको क्या बोलते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल इतना समझिए, ठीक है। तो मैं इसकी लैंग्वेज को लिखता हूं दोस्तों कि एक निश्चित आवृत्ति की विकिरण या प्रकाश को धातु की सतह पर आपतित की जाती है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन को एक अच्छा सा नाम देते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस परिघटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस डेफिनेशन को मैं लिखता हूँ। हाँ दोस्तों, इसकी लैंग्वेज मैंने लिख दी है, एक बार पढ़ लीजिए आप लोग, कि जब एक निश्चित आवृत्ति की विकिरण या प्रकाश पुंज को एक धातु की सतह पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इस परिघटना को हम प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। हालांकि ये समझने में डेफिनेशन आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ को अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करेंगे, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, तो हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक था, उसने इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले एक प्रयोग किया था। और उस प्रयोग की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्रयोग करता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने एक, जैसा हमने आगे पढ़ा था इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए, उसी प्रकार से दोस्तों इन्होंने भी एक उसी प्रकार से नलिका को काम में लिया, और उस नलिका में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है। और इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये माइनस ये प्लस सिरा, ये प्लस सिरा ये माइनस सिरा, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज़ हो जाएगी।
अब दोस्तों क्या होता है इसको समझना ध्यान से। ये जो चीज़ है वो नेगेटिव पोल से जुड़ी होती है, तो ये अपने आप में हो जाएगी कैथोड, जो कि नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, तो ये हो जाएगा एनोड, जो कि ये धनावेश होते हैं, ठीक है, धनात्मक होती है। होता क्या समझना ध्यान से। उन्होंने क्या किया, इस यहाँ पर इस छिद्र से होकर के उन्होंने एक प्रकाश या हम विकिरण को इस धातु की सतह के ऊपर आपतित करते हैं, इसके ऊपर कैथोड के ऊपर। तो उन्होंने एक प्रकाश किरण पुंज या विकिरण को इस कैथोड के ऊपर या धातु की सतह के ऊपर उन्होंने प्रकाश क्या किया, आपतित किया। तो ये है आपका आपतित प्रकाश, या सीधा मैं लिख देता हूँ प्रकाश, आपतित प्रकाश, ठीक है। इस चीज़ को मैंने छोटा लिखा है। आपतित प्रकाश के फोटोन, इसको बोल सकते हैं फोटोन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हम प्रकाश डालेंगे, हालांकि इस चीज़ को मैंने यहाँ पर कहा कि आपतित प्रकाश किरण की तरह आता है, बट यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए हम एक फोटोन को समझते हैं। यानी कि फोटोन का मतलब जो प्रकाश आ रहा है एक छोटे छोटे कणों के रूप में आ रहा है, एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में आ रहा है। इस चीज़ को इससे हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया, आपतित प्रकाश के फोटोन इस धातु की सतह पर आपतित किए। तो कैथोड से उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि कैथोड से यहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं। क्या होता है, उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उत्सर्जित होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहाँ बढ़ते हैं आगे, वो इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं एनोड की ओर, क्योंकि आपको पता है एनोड कैसा होता है, धन आवेशित होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ऋण आवेशित होते हैं। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो किधर जाते हैं, एनोड की ओर जाते हैं। इस चीज़ को किन्होंने देखा, हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने देखा। फिर दोस्तों उन्होंने इस चीज़ को समझने के लिए अलग अलग धातुओं के ऊपर उन्होंने आपतित प्रकाश के फोटोन को आपतित किया। हर एक धातुओं के ऊपर एक फिक्स आवृत्ति का प्रकाश डालते ही, एक फिक्स आवृत्ति का प्रकाश या एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालने से ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते। हर एक धातु के अंदर जो एक निश्चित आवृत्ति होती है प्रकाश, वो अलग अलग होता है, उन्होंने ये देखा। इसमें दोस्तों हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कुछ धातुओं के नाम लिख देता हूँ। कुछ धातु जैसे हो जाएगा पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो ये जो धातु होती है दोस्तों, इनके ऊपर जब आपतित प्रकाश का एक फोटोन या हम एक निश्चित आवृत्ति की विकिरण डालते हैं, तो इन धातुओं के ऊपर डालने से उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाहर निकलता है। आई बात समझ में, इस चीज़ को समझना। इसके बाद में दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के संदर्भ में उन्होंने कुछ बातें बोली। संदर्भ में कुछ बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या बोली उसको समझना। पहली बात दोस्तों उन्होंने ये बोली कि अगर हम धातु के ऊपर उसको जितना चाहिए है ना, प्रकाश या विकिरण या निश्चित हम किसी भी आवृत्ति का प्रकाश अगर डाल देते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। उसके लिए एक फिक्स आवृत्ति चाहिए, एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश चाहिए। और उस न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को उन्होंने एक नाम दिया, जो कि होता है दोस्तों देहली आवृत्ति। उन्होंने एक नाम दिया जो कि होता है दोस्तों देहली आवृत्ति। क्या नाम दिया, देहली आवृत्ति नाम दिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
आई बात समझे कि अगर हमको धातु में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उसके लिए एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश चाहिए, और उस न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को डालते ही धातु अपने में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। उस न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश या उस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। उस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? देहली आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद में दूसरी बात उन्होंने बोली क्या? दूसरी बात उन्होंने बोली कि यहाँ पर हम जो प्रकाश आपतित कर रहे हैं धातु की सतह पर और जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनके मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है, उनके मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है। कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे ही उस धातु के ऊपर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डाल दिया है ना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं वो कुछ टाइम के बाद बाहर निकलते, ऐसा बात नहीं होता है। जैसे ही प्रकाश गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। उनके मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है, उनके मध्य कोई समय अंतराल नहीं होता है। ये उन्होंने बात बोली। ठीक है दोस्तों, इस दोनों बातों को मैंने यहाँ पर लिखा है, हालांकि थर्ड बात मैंने नहीं लिखा है, इसको मैं अभी समझाऊंगा उसके बाद लिखूंगा। देखिए सिंपल सी बात है। पहली बात ये है देहली आवृत्ति क्या होती है। देहली आवृत्ति का सिंपल सा मतलब होता है कि दोस्तों प्रत्येक धातु की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है। किसी भी धातु की, प्रत्येक धातु की एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति होती है। उससे कम आवृत्ति का प्रकाश उस धातु पर डालने पर वह धातु प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं दर्शाता है। अगर उससे हम कम प्रकाश को डालते हैं तो उससे धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं करता है, और उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों एक बंदा है ए और दूसरा बंदा है बी। ए बंदे को 50 रुपये की ज़रूरत है। कितने दोस्तों? 50 रुपये की ज़रूरत है। 50 रुपये चाहिए, 50 रुपये चाहिए। इसके पास है नहीं। जो बी बंदा है वो बी बंदा अगर इसको देता है दोस्तों 20 रुपये, कितना देता है दोस्तों? 20 रुपये देता है, तो क्या इस बंदे के जितने चाहिए थे उतने पैसे मिलते हैं? नहीं मिलते हैं, उतने पैसे नहीं मिलते हैं। अगर ये दोस्तों 20 की जगह पर 50 दे देता है, 50 रुपये दे देता है इसको ए को, तो ए को जितने चाहिए थे उतने इसको मिल जाते हैं। ठीक है। और अगर बी बंदा है वो अगर 70 रुपये दे देता है ए को, तो भाई साहब जितने चाहिए थे उससे उसको ज़्यादा मिल जाते हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ से, प्रकाश विद्युत प्रभाव से। क्या होता है दोस्तों, इसको इतने पैसे चाहिए, अगर उसको इतने पैसे मिल जाते हैं तो इसकी ज़रूरत होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इसकी एक ज़रूरत है, ए बंदे का ज़रूरत है 50। उसी प्रकार से प्रत्येक धातु, जैसे ये 3 धातु है, उसी प्रकार से अन्य धातु भी होते हैं। तो उन प्रत्येक धातु की एक निश्चित ज़रूरत होती है, एक निश्चित आवृत्ति चाहिए होती है। तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं ज़रूरत। जैसे यहाँ पर मैंने ज़रूरत वर्ड यूज़ किया है, उसी के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं देहली आवृत्ति। यानी कि प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित ज़रूरत होती है और उस निश्चित ज़रूरत को हम क्या बोलते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। अगर दोस्तों हम देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, इसका मतलब 20 रुपये वाली कंडीशन। तो इस कंडीशन में इसकी जो भी चाहिए था उसको काम चलेगा नहीं। इस चीज़ को आप लोग इससे समझ सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। आई बात समझ में? और दूसरी बात, अगर दोस्तों 50 रुपये इसको दे देते हैं तो ज़रूरत कंप्लीट हो जाती है। इसको आप लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हो कि अगर किसी भी धातु को 50 आवृत्ति, 50 हर्ट्ज का एक देहली आवृत्ति है और उसी आवृत्ति का हमने प्रकाश दे दिया, उसी आवृत्ति का हमने प्रकाश दे दिया, मतलब इक्वल दे दिया, तो दोस्तों इसमें से इलेक्ट्रॉन अब होगा वो बाहर निकलेगा। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। अगर आपने दोस्तों किसी धातु को, मतलब यहाँ बंदे से मैंने रिलेट किया है, तो किसी धातु को 50 हर्ट्ज की देहली आवृत्ति है
और उसको उतने की चाहिए, बट दोस्तों हमने ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश दे दिया, मतलब ये 70 वाली कंडीशन। तो दोस्तों 50 जो होती हैं वो 50 आवृत्ति होती है, इसके धातु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए काम आ जाएगी। धातु में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 50 जो एनर्जी होती है वो काम में आ जाएगी। बाकी जो बची है दोस्तों कितनी, 20। ये जो 20 होती हैं वो इस इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए काम में आ जाती हैं। समझना इस बात को ध्यान से, इस इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने के लिए, भगाने के लिए, इसको हम एक नाम देते हैं पलायन। पलायन का मतलब भगाना, दौड़ाना। और पलायन नहीं बोलो तो इसको एक अच्छा नाम दे देते हैं, गतिज ऊर्जा। क्या नाम दे देते हैं दोस्तों, गतिज ऊर्जा। बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया। अब इसको आप लोग समझ सकते हो कि हमारे पास में बंदा ए था, इसको आप मान लो कोई धातु, और इस धातु को 50 हर्ट्ज की एनर्जी चाहिए। अगर हम कम आवृत्ति देते हैं, ये है प्रेक्षित, या फिर हम इसको कह सकते हैं प्रयुक्त आवृत्ति। जो डाल रहे हैं आवृत्ति वो प्रकाश वाली, न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। और यहाँ पर जो चाहिए वो है भाई साहब देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति जिसको बोलते हैं न्यू नॉट, बोलेंगे इसको न्यू नॉट, ऐसा है न्यू नॉट। ठीक है, कम दिया तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। बराबर दिया इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन वो भागेगा नहीं। अब ज़्यादा दे दिया हमने, जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा दे दिया, तो काम तो आ जाएगी जितनी ज़रूरत है उतनी, लेकिन बाकी जो बची है वो पलायन, इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए काम में आएगी। दोस्तों इसी चीज़ को हम समझते हैं, यहाँ पर समझना ध्यान से। अगर हम बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा होती है वो सीधा सीधा डिपेंड करती हैं आवृत्ति पर। किस पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर। लेकिन दोस्तों अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। इसका कहने का सिंपल सा मतलब होता है, अगर ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो हमको आवृत्ति तो भाई साहब जो दे रहे वो तो फिक्स है, लेकिन जो प्रकाश की तीव्रता होती है, तीव्रता का समझते हो मतलब, तीव्रता मतलब जैसे ये लाइट है वो बहुत ज़्यादा मात्रा मेरे ऊपर पड़ रही है, अरे बात समझ, बहुत ज़्यादा भभक के पड़ रही है, इसको बोल सकते हैं हम चमकता, ज़्यादा मात्रा में कह सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा बढ़ानी है तो इसके लिए सिंपल सी बात है, तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी, तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर हमको गतिज ऊर्जा बढ़ानी है तो आवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें होती है वो निर्भर करती है, इस बात को ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता के समानुपाती होती है, और दोस्तों आवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के पर निर्भर करती है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आवृत्ति के ऊपर निर्भर करती है, प्रयुक्त आवृत्ति या प्रेक्षित आवृत्ति पर। आई बात समझ में। अब इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ और आपको यहाँ पर लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों तीसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता पर निर्भर करता है या करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। इसको आप लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। इस चीज़ को चौथी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रयुक्त या प्रेक्षित आवृत्ति पर निर्भर करता है, ठीक है। इसका मैं अच्छा से एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए हमारे पास में एक एग्जांपल है जो कि है दोस्तों पोटेशियम। पोटेशियम जो होता है इस पोटेशियम के ऊपर हम लोग दोस्तों पहले लाल रंग का प्रकाश डाल देते हैं। लाल रंग का दोस्तों हम प्रकाश डालते हैं
और ये जो प्रकाश डालते हैं दोस्तों वो इसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। इसकी तीव्रता कितनी है दोस्तों? बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा तीव्रता का हम प्रकाश डालेंगे, फिर भी दोस्तों इसमें से इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर नहीं निकलते, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों पोटेशियम के ऊपर हम लोग अगर पीले रंग का यदि हम लोग कम तीव्रता का प्रकाश डाल देते हैं, कम तीव्रता का प्रकाश डालते हैं, तो दोस्तों फटाक से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। इसका रीज़न दोस्तों वही होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना है तो उसके लिए एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश चाहिए। तीव्रता बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकलना है, बाहर भगाना है, बाहर निकलना है, तो वो आवृत्ति पे डिपेंड करेगा, ठीक है। वो तीव्रता पर डिपेंड नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल चुके, अब फिर तीव्रता हम बढ़ा रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रॉन जो निकलने वाले होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो ये दोनों चीज़ होती है यहाँ पर। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे समझते हैं दोस्तों क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। ओके, हाँ दोस्तों, अब हम समझते हैं कि क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। इस चीज़ को समझाने के लिए दोस्तों एक वैज्ञानिक होता है जो कि आप लोग इसको जानते हैं। तो सन 1905 में आइंस्टाइन आते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन या आइंस्टीन भी बोलते हैं, आइंस्टाइन आते हैं दोस्तों। तो आइंस्टाइन ने इसके बारे में बात की, ठीक है। सबसे पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है उसको क्वांटम सिद्धांत से समझाने की कोशिश जो की थी, उस बात जो की थी वो आइंस्टाइन ने की थी। क्या कहते हैं उसको समझते हैं। उन्होंने बोला कि दोस्तों, उन्होंने बोला कि फोटोन जो होता है, फोटोन जो होता है, फोटोन वो ऊर्जा के स्रोत हैं। फोटोन जो होता है वो ऊर्जा के स्रोत होते हैं, ऊर्जा के स्रोत होते हैं। हालांकि ये सही तो बात है, स्रोत होता है, उसमें कौन सी नई बात है। लेकिन दोस्तों आगे ही बात की है, इतनी सी बात नहीं की है। क्या बोला उन्होंने कि फोटोन होते हैं ऊर्जा के स्रोत होते हैं। फिर आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर हम कम आवृत्ति का प्रकाश या कम फोटोन का, फोटोन में यूज़ करा हो, इसका मतलब समझ सकते हो प्रकाश जो कि कण के रूप में आ रहा है, एक पैकेट के रूप में आ रहा है, इसको बोलते हैं फोटोन, ठीक है। तो कम फोटोन की ऊर्जा या दोस्तों कम आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो हालांकि इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों नहीं निकलते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस चीज़ को समझने के लिए आपको परमाणु के बारे में समझना चाहिए। परमाणु जो होता है इसमें नाभिक होता है, आपको पता है, और नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इनमें क्या होता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य दोस्तों एक बंधन बल होता है। उन्होंने बात की कि नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके मध्य एक बंधन बल होता है, बंधन बल होता है, या इस चीज़ को आप ऊर्जा भी कह सकते हैं। बंधन बल होता है या फिर ऊर्जा होती है। अगर हम किसी धातु के ऊपर कम आवृत्ति का या कम फोटोन ऊर्जा डालते हैं तो इससे क्या होता है, इससे यह होता है कि इनके मध्य जो बंधन ऊर्जा होती है उसको समाप्त करना होता है। अगर इसके ऊपर डाला गया दोस्तों फोटोन है या जो भी ऊर्जा है वो हमने डाली है और इसकी आवृत्ति कम है या हमने कम डाला है, तो इससे क्या होता है, यहाँ पर इस बंधन ऊर्जा या बंधन बल को तोड़ नहीं करते हैं या बंधन ऊर्जा को समाप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसके लिए एक निश्चित फोटोन ऊर्जा चाहिए और इसको हमने एक नाम दिया था देहली आवृत्ति, ठीक है। देहली ऊर्जा या देहली आवृत्ति। हालांकि ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी, बट आइंस्टाइन ने भी इस चीज़ को इससे कंपेयर करके बताया। फिर दोस्तों उन्होंने कहा कि
समझना ध्यान से। उन्होंने कहा, इस चीज़ को मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि अगर हम लोगों ने यहाँ पर करता हूँ, धातु के ऊपर ये है आपका धात्विक सतह या कोई भी धातु, ये है धात्विक सतह, ये धात्विक सतह है। इसके ऊपर हम लोग अगर कोई प्रेक्षित फोटोन डालते हैं, प्रेक्षित या प्रयुक्त प्रकाश डालते हैं, और ये जो आता है दोस्तों वो होता है ऊर्जा, जो कि एच न्यू होता है। इस चीज़ को आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन अंदर बैठा है, अगर इसको निश्चित आवृत्ति का प्रकाश बाहर मिल गया है तो ये फटाक से सतह पर आएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दोस्तों बाहर निकलने के लिए हमने जो प्रयुक्त आवृत्ति डाली थी, प्रयुक्त या प्रेक्षित प्रकाश डाला था, वो इसको बाहर निकालने के लिए काम में आता है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं दोस्तों कार्यफलन। कार्यफलन। अब ये कार्यफलन क्या होता है? तो ये दोस्तों देहली आवृत्ति या देहली जो ऊर्जा होती है, इसी को ही हम बोलते हैं। इसको बोलते हैं कार्यफलन को W0। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ज़्यादा है एनर्जी तो वो बाहर निकल के पलायन करेगा। क्या करेगा दोस्तों? पलायन करेगा। इस चीज़ को हमने नाम दिया था गतिज ऊर्जा। क्या नाम दिया था दोस्तों? गतिज ऊर्जा। जो कि गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। 3 चीज़ें होती है, ध्यान रखना। प्रेक्षित प्रकाश, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं दोस्तों क्या? इसको हम बोल सकते हैं एनर्जी E बराबर एच न्यू, और E बराबर एच न्यू, इसको मैंने पढ़ा रखा है पहले, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। और इसमें से जब बाहर निकलता है तो ये देहली ऊर्जा एक कार्यफलन के रूप में कार्य करती है, जो कि W0 होता है। और W0 बराबर दोस्तों होता है, मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिख देता हूँ, W0 बराबर हो जाएगा एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है? देहली ऊर्जा। ठीक है, देहली आवृत्ति, जो कि कार्यफलन के रूप में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए काम आती है। अब जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो गतिज ऊर्जा। तो जो प्रेक्षित प्रकाश है वो 2 रूपों में बढ़ता है। एक तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कार्यफलन करने के लिए, और दूसरा दोस्तों काम आता है इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए। तो अब यहाँ पर मैंने जो बातें यहाँ पर बोली है, इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर हम डेरिवेशन आगे करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो मैंने चीज़ें समझाई, इसकी लैंग्वेज मैंने लिख दी है, देखिए ध्यान से। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक में बंधन बल के द्वारा रोक लिए जाते हैं। ये बंधन बल के द्वारा इसको रोक लिया जाता है इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, जैसे कि ये है इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी बंधन बल के द्वारा रोक लिया जाता है, इसको भी रोक लिया जाता है। तो इन इलेक्ट्रॉन के पलायन के लिए, यानी कि बाहर भागने के लिए, निकलने के लिए धातु की सतह पर एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा आरोपित की जाती है, निश्चित फोटोन डाला जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बंधन ऊर्जा या बंधन बल समाप्त हो जाए। ठीक है। अब दोस्तों यह जो काम होता है फोटोन के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो आ रहे हैं फोटोन, प्रेक्षित प्रकाश आ रहा है, उसके द्वारा किया जाता है, जिसके पास न्यूनतम ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है। ठीक है। इस चीज़ को जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एक देहली ऊर्जा कार्यफलन के रूप में होती है, मतलब देहली ऊर्जा E बराबर एच न्यू है, वो एक कार्यफलन के रूप में काम आती है। W0 बराबर एच न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, इसके रूप में कहा जाता है, ये बाहर निकलता है उससे। अगर ज़्यादा है एन आवृत्ति या फोटोन ऊर्जा तो फिर गतिज ऊर्जा भी इसमें शामिल होती है। ठीक है। अब दोस्तों इस चीज़ को हमने 3 भाग में वापस डिवाइड करेंगे। पहले मैंने जो 50 रुपये वाली बात बताई थी, वही चीज़ें यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, पहला कंडीशन ये है कि यदि प्रेक्षित फोटोन ऊर्जा, या इस चीज़ को आप बोल सकते हैं प्रकाश ही बोल सकते हैं। ठीक है। फोटोन ऊर्जा जो कि होता है न्यू, ये कम है देहली, सॉरी ज़्यादा हो गया, कम है देहली ऊर्जा या देहली आवृत्ति से, न्यू नॉट से। तो इस कंडीशन में क्या होता है,
इस कंडीशन में दोस्तों एक तो इलेक्ट्रॉन होता बिल्कुल उत्सर्जन नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, नहीं होता है, पहली कंडीशन ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यदि प्रेक्षित फोटोन ऊर्जा, अब मैं सीधा लिखता हूँ, ठीक है, प्रेक्षित फोटोन ऊर्जा न्यू है, वो देहली आवर्ती या देहली ऊर्जा के बराबर है, न्यू नॉट के बराबर है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में दोस्तों इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन मुक्त या उत्सर्जित एक ही बात है, ठीक है, मुक्त होंगे, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे धातु से। तीसरी बात ये होती है दोस्तों कि प्रेक्षित अगर जो ऊर्जा है, फोटोन ऊर्जा है या प्रकाश है, वो ज़्यादा है देहली ऊर्जा से, न्यू नॉट से। दोस्तों इसको मैं कब बार बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को बोलता हूँ न्यू, एन यू, न्यू, और एक होता है ऐसा चीज़, इसको बोलते हैं म्यू, एम यू, दोनों को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये प्रेक्षित है, वो ज़्यादा है न्यू नॉट से, देहली से, तो इस कंडीशन में जो 70 वाला था ना, वो हम 50 वाले को दे रहे थे, वो वाली चीज़, तो इसमें क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, साथ में दोस्तों इलेक्ट्रॉन पलायन भी करेगा, इलेक्ट्रॉन पलायन भी करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा गति भी करेगा। आई बात समझ में। अब हम इस चीज़ को डिवाइड करके लिख सकते हैं ये वाला कि प्रेक्षित प्रकाश से प्रेक्षित फोटोन ऊर्जा है वो दो भाग में डिवाइड होती है, एक तो कार्यफलन के रूप में और एक गतिज ऊर्जा के रूप में। तो मैं इस चीज़ को लिखता हूँ प्रेक्षित, एक काम करता हूँ उसको बाद में लिखता हूँ क्योंकि डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग यहाँ से लिखो, ये लिखो, इसके बाद ये लिखो, इसके बाद में आगे डेरिवेशन करते हैं और लास्ट डेरिवेशन है, उसके बाद ख़त्म है, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, लिखो तो भी। दोस्तों मैंने इस चीज़ को रहने दिया है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। देखिए इस चीज़ को हम लिखेंगे, आगे डेरिवेशन लिखेंगे दोस्तों, प्रेक्षित फोटोन ऊर्जा इक्वल्स टू कार्यफलन प्लस गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। देखिए प्रेक्षित फोटोन की ऊर्जा दोस्तों होता है E बराबर कार्यफलन को दर्शाते हैं W नॉट से प्लस गतिज ऊर्जा के लिए हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी KE। अपने अपने सूत्र होते हैं, जैसे कि E का हो जाएगा H न्यू, तो यहाँ से हो जाएगा H न्यू इक्वल्स टू W नॉट का हो जाएगा H न्यू नॉट, तो H न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी का हो जाएगा हाफ mv², आधा mv²। अब हाफ mv² को हम लोग इधर ही रखते हैं और H न्यू नॉट को इधर ले आते हैं, तो 1/2 हाफ mv² इधर ही रखा हमने, इसको इधर ले आया, तो H न्यू माइनस H न्यू नॉट, H न्यू माइनस H न्यू नॉट। आगे इस चीज़ को देखते हैं, हाफ mv² बराबर, इसमें से H कॉमन निकल जाएगा, बाकी न्यू माइनस न्यू नॉट ये होगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आगे काम में आएगी। देखते हैं आगे, इसी को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों इसको मैं आगे कर रहा हूँ, हाफ mv² इक्वल्स टू H न्यू माइनस न्यू नॉट। देखिए एक बात समझना ध्यान से, जैसे ये चीज़ होती है आवृत्ति और देहली आवृत्ति, ठीक है, प्रेक्षित आवृत्ति और देहली आवृत्ति। तो आवृत्ति के लिए एक सूत्र होता है, आपको पता हो तो, मैंने पढ़ाया है इस चीज़ को। आवृत्ति न्यू बराबर एक सूत्र होता है जो कि होता है प्रकाश की चाल c/λ, तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके अंदर रखेंगे। देखो न्यू नॉट है तो इस कंडीशन में आगे हो जाएगा न्यू नॉट के लिए c/λ0, ठीक है। तो देखिए
हाफ mv² इक्वस टू h, न्यू की जगह ये माना जाएगा c/λ माइनस न्यू नॉट की जगह c/λ0। देखिए अभी भी इसमें कॉमन निकल सकता है c, तो कॉमन निकाल देंगे हम लोग 1/2 mv² इक्वस टू h और c कॉमन आ जाएगा sc 1/λ माइनस 1/λ0। इसको हम मान लेते हैं दोस्तों, आगे इसको करता हूँ मैं, या इस चीज़ को और ऐसे भी कर सकते हैं। इसकी जगह पर मैं इसको लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसी का ही मान है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर hc हाफ m माइनस हाफ नहीं होगा 1/λ0। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। और ये दोस्तों समीकरण आपकी परफेक्ट है। ठीक है, ये समीकरण यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगी, यानी कि यही मेन समीकरण है। अब इससे समीकरण 1 से एक चीज़ और निकालते हैं, जो कि हम निकालते दोस्तों इलेक्ट्रॉन का वेग जो होता है, वो इलेक्ट्रॉन का वेग आवृत्ति की कैसे डिपेंड करता है, वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या होता है देखिए, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे हम लोग, हाफ mv² इक्वस टू h, यहाँ पर हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। दोस्तों इसमें v² को अकेला छोड़ते हैं, हाफ m को उधर भेज देते हैं, मतलब m होगा वो जाएगा नीचे और 2 होगा वो जाएगा h के पास में। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, v² को हमने अकेला किया तो h के पास में 2 जाएगा तो 2h हो जाएगा, और न्यू माइनस न्यू नॉट, और m होगा वो नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा m, क्रॉस गुणा होता है। ठीक है, अब स्क्वायर को हटाते हैं हम लोग दोस्तों, इसको स्क्वायर को हटाते हैं तो v केवल बचेगा। स्क्वायर हटाने के लिए बाकी के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2h न्यू माइनस न्यू नॉट डिवाइड बाय m। इससे यहाँ से क्या रिलेशन आता है उसको समझना ध्यान से। जो आपका v होता है, जो इलेक्ट्रॉन का वेग है, या हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की चाल या गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं, ये जो होता है वो प्रेक्षित जो आवृत्ति होती है उसके समानुपाती होता है, यानी कि v होगा वो समानुपाती होगा इनके। ठीक है, यानी इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, हालांकि न्यू माइनस न्यू नॉट भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v होगा वो समानुपाती होगा न्यू के। अगर हम लोग दोस्तों आवृत्ति को, जो कि ये बात मैंने पहले भी बोली थी, ठीक है, यदि हम लोग आवृत्ति को, न्यू को, जो प्रेक्षित आवृत्ति है या प्रेक्षित फोटोन की एनर्जी है, इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो फिर जो वेग होता है वो बढ़ता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन होता है उसके भागने की गति बढ़ती है, पलायन करने की गति बढ़ती है, गतिज ऊर्जा वृद्धि होती है। इस चीज़ को ये दर्शाता है ये वाला सूत्र। तो दोस्तों ये अलग है, ध्यान रखना। ठीक है, मेन सूत्र यहाँ पर 2 हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये वेग, इलेक्ट्रॉन के वेग और आवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन का वेग, और ये है प्रेक्षित आवृत्ति, प्रेक्षित प्रकाश या फोटोन ऊर्जा। ठीक है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों ये कुछ था जो कि आइंस्टाइन भाई साहब ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रवाह को समझाने की कोशिश की। सिंपल सी बात है, जो हम प्रकाश डाल रहे हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, एक कार्यफलन के रूप में और एक गतिज ऊर्जा के रूप में। अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं निकलेगा, बराबर है तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकलेगा, भागेगा नहीं। अगर ज़्यादा डाल रहे हैं हम आवृत्ति का प्रकाश तो दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा और भागेगा भी सही, दोनों काम होंगे। और दोनों काम के लिए हमने ये डेरिवेशन किया। तो दोस्तों आई होप को सारा समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट रहा हो तो कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर देना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।